हेलो बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज़ ओनली के। मेरा नाम है कृष्णा और माय क्वालिफिकेशन आई एम मास्टर इन फार्मेसी और पिछले 8 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो अभी हम लोग आज नए सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस सीरीज़ इज़ यूज़फुल फॉर JEE नीट्स एस्पायरेंट। तो इसमें हमने ऑब्वियसली हम आज पहला लेक्चर है तो बेसिक से चालू करेंगे और आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो भी इम्पोर्टेंट है दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ज़्यादा देर नहीं लगाते, विल स्टार्ट विथ। और बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको नॉलेज डिलीवर करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है तब भी आप बताइए, अगर आपको बुरा लगता है, आपको समझ में नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम है तो तब भी हमें बताइए सो दैट हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, लेकिन उसमें सेलेक्टिव मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। तो एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ऑल अदर केमिस्ट्रीज। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है एग्ज़ाम में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल अगर एक लाइन में बता दूँ, दैट इज़ द कंपाउंड विच हैविंग हाइड्रोकार्बन। तो कम हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड की अगर स्टडी की करेंगे हम लोग तो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब, क्या होगा? स्टडी ऑफ अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जितने बाकी कंपाउंड है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ रिगार्डिंग लॉज एंड प्रिंसिपल। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है केमिस्ट्री में वो सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। सो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे कि दूध, दूध से दही बनता है, सबको पता है। लेकिन क्या दही से वापस दूध बनेगा? बिल्कुल नहीं भैया, हमने तो कभी देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन ये बनना न बनना, मतलब दूध से तो दही बन रहा है ना, लेकिन दही से दूध क्यों नहीं बन रहा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, दैट एक्सप्लेनेशन, दिस लॉज एंड प्रिंसिपल विल गिवन बाय फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती और वो क्यों है ऐसा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन नाउ डेज, बिकॉज हम देखते हैं कि हर बार कोई ना कोई नया डिसीज़ आ जाता है। हाँ, जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था, उसके पहले ब्लड फ्लू आया था, उसके पहले चिकनगुनिया आया था, है ना। अब देखो ये कोरोना आया है। तो अलग अलग नए नए वायरसेस, नए नए बैक्टीरियाज, नए नए नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि भैया सबका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो हर कोई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करता है, आपको म्यूटेशन करता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके डेंजरस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, नो मलेरिया, उसके बाद में प्रोटोजोआ, फंगाई, वायरस अलग अलग आते हैं। अभी उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी है कि कोई बोलता है कि ये आर्टिफिशियल है, कोई बोलता है कि ये नेचुरल है। तो उसके बारे में हम एक्चुअली बात कर सकते हैं, लेकिन ये इस टॉपिक में नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक का स्कोप अलग है। तो उसके लिए जब हम केमिस्ट्री इन रियल लाइफ पढ़ेंगे ना, उसमें हमें चांस है बात करने का बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली इसका डिटेल में देखेंगे। क्योंकि आई बिलोंग्स टू नो मेडिकल बैकग्राउंड, मैंने अपना एम फार्म किया है, तो इसके बारे में मैं बात करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक का डिमांड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप को लिमिट में रखता हूँ। ओके। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में होता है कि लिविंग सिस्टम का केमिस्ट्री, जैसे कि एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या क्या होता होगा, हाँ, तो उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जिससे हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कितना सारा करके दिखाया, तो उनको मिसाइल मैन बोलते हैं। तो उन्होंने कितना अच्छा सा यूज़ किया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। और उसके बारे में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब चैप्टर आएगा तो उसमें मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि किस तरह से हमने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, किस तरह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो आइंस्टाइन ने उसके लीड किया, तो उसकी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़। हाँ, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो उसके एक एक स्टेप हम देखेंगे।
अब थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री इज इजिप्ट। तो इजिप्ट में क्यों? क्योंकि देखिए, ये मम्मी है, तो मम्मी मतलब क्या, कि कोई भी राजा महाराजा जब मरते थे वहाँ पे इजिप्ट में, तो उनका मम्मी बनाया जाता था। उनके बॉडी को दफनाने के बजाय उनके ऊपर केमिकल्स लगाए जाते थे, उसको प्रिजर्व किया जाता था। तो केमिकल्स लगाए और उसकी जो बॉडी डिटोरेट होती थी उसको उन्होंने स्लो डाउन किया। तो अभी भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको उसके बॉडी के ऊपर स्किन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इतने सालों तक वो स्किन जो है अभी पूरा ख़राब नहीं हुआ। अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके अंदर जितने भी केमिकल थे ना, उसमें से एक केमिकल वो है शहद। ओके, हनी। और वो आज भी हम खा सकते हैं, उतना प्योर फॉर्म में है। तो ये सब आयुर्वेदा में लिखा है कि जिस भी चीज़ के ऊपर अग्नि का प्रभाव होता है, इफेक्ट ऑफ फायर, जैसे कि घी हो गया, गाय का घी है, ये हनी मतलब मध, शहद, ये उसके ऊपर मतलब क्या हो गया, ये इफेक्ट ऑफ फायर है, इसको अग्नि की वजह से बनाया गया है ना। मधुमक्खी की अग्नि की वजह से शहद बनता है। अगर हम उसको गाय के दूध को अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, उसके बाद घी बनता है ना। तो ये चीज़ें ना ज़्यादा देर तक टिकती है। दे हैविंग अ गुड नो लाइफ स्पैन, एक्सपायरी डेट उसका लंबा होता है। तो ये चीज़ें हम बचपन से शायद हमने पढ़ा होगा या हमने कभी सुना होगा, ये दैट इज़ अ फैक्ट। उसके बाद बात करते हैं कि अभी देखो, बेसिक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट ना। कभी भी आप कितना भी आगे जाओ, कितना भी आगे, कोई भी बड़ी एग्ज़ाम देनी है आपको, अगर इसके बाद आपको आईआईटी एग्जाम देना है, आपको CSR नेट देनी है, तो किसी भी तरह, किसी भी कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम हो, क्योंकि JEE नीट तो है ही 11th और 12th के बेसिस पे, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको CSR भी देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेट, नेट, गेट, वो सारी अलग अलग एग्ज़ाम आती है, आईआईटी एग्जाम है। तो हर किसी के लिए उतना ही ज़्यादा बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। आपको और एक एग्जांपल बता दूं कि ये बेसिक ना कभी भी देखना, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, जैसे कि अभी ये मैंने एग्जांपल दिया है मोहम्मद अजहरुद्दीन का, सचिन तेंदुलकर, अब विराट कोहली, AB डिविलियर्स, आप कोई भी एक क्रिकेटर लो, कि उनको वो कभी भी आप देखना कि वो प्रैक्टिस जब भी करते हैं तो दे ऑलवेज वर्क ऑन बेसिक। वो कभी भी प्रैक्टिस सेशन में हिट करने की कोशिश नहीं करते, वो बॉल को सही तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डू इन बेसिक्स। और देखो, बेसिक्स ना हमें कुछ ऐसा बिल्कुल मज़ा नहीं आता बेसिक्स करने में। हमें क्रिकेट मैच में, हम T20 मैच में 4-6 देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई विराट कोहली को या AB डिविलियर्स को नेट प्रैक्टिस में ऐसा उस बॉल को नो मतलब टहलते हुए ऐसा देखने की कोशिश करेगा? मज़ा नहीं आएगा ना उतना। हाँ, सॉरी, जो वो जैसे वो लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो वही AB डिविलियर्स, वही विराट कोहली T20 मैच में 4-6 लगाते हैं, हाँ, 360 इधर से उधर मारते हैं, तो इतना मज़ा आता है। तो वो बैटिंग करने के लिए, मतलब अगर ये हमारे केस में, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आएंगे, कहीं से कंसेप्ट आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, तो उसको कंपाइल करके उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो आपको उस वक्त मज़ा आएगा। जब तक आप बेसिक नहीं करोगे तो वो तो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो बेसिक पे ऊपर हमें ध्यान देना है, देना ही पड़ेगा। ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। ये जो टीम है, वो हर सुबह अपने प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल को लेके उसका सबसे पहला एक्सरसाइज होता है कि वो सब बोलेंगे कि दिस इज़ अ फुटबॉल, दिस इज़ अ फुटबॉल। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी भूल जाए, वो फुटबॉल को नहीं भूलना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आपको मतलब आपको मज़ा आ रहा होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो आप, लेकिन बेसिक्स के लिए आपको हमेशा आपको रिफ़्रेश करना ही पड़ता, रहना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होगा कि हमने अरे वो तो 11th में पढ़ लिया था ना सर, अब क्या। हाँ, लेकिन कितना भी पढ़ो उतना कम ही है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले क्या नाम था उसका, या उसको क्या डिफाइन करते थे। तो उसको बोला जाता था स्टडी ऑफ प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ द प्लांट और पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। तो किसी भी प्लांट से, किसी भी एनिमल के पार्ट्स को अगर हम तोड़ेंगे, उसमें देखेंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अगर मेरा हाथ तोड़ दिया जाए तो हाथ में क्या होगा, जितने कंपाउंड्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। किसी किसी भी पेड़ का पत्ती आप तोड़ोगे, उसकी डाल तोड़ोगे, तो वो क्या होगा, ऑल दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़े, जैसे केमिस्ट्री और आगे जा नो रिसर्च होता गया, तो पता चला कि इन सब कंपाउंड में कार्बन होता है। तो डेफिनेशन बना स्टडी ऑफ कार्बन। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि भैया कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन तो है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बन तो दिख रहा है, लेकिन ये कंपाउंड तो कार्ब ऑर्गेनिक नहीं है।
दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन तो गलत हो गया। अब क्या करें? उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लेटेस्ट डेफिनेशन, अब नई डेफिनेशन देखिए, ये है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ऐसा होगा कि अब जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो उसका स्टडी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी नाइस। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, तो कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये है कार्बन। कार्बन इज sp, उसका अगर मैं ये बोला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा 1s2 2s2 और 2p2। लेकिन लेकिन जब जब अगर हम उसका ये देखते हैं एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो क्या पता चलता है हमें कि ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन वो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ना वो 2p जड़ में चला गया। अब देखो उस पहले उसके सिर्फ 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, अब देखना 1 2 3 4 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। और उसी के चलते कार्बन क्या करता है, कैन फॉर्म 4 वैलेंसीज। अदरवाइज तो उसकी तो पहले अगर देखो अब ग्राउंड स्टेट पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 ही बननी चाहिए थी। हाँ हाँ, तो इसी के चलते क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रीजन के लिए एस का इलेक्ट्रॉन पी में जंप कर गया, और अब 4 वैलेंसी होने की वजह से, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने की वजह से उसकी वैलेंसी 4 होगी। देखना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबकी मैंने वैलेंसी बताई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब कभी भी मत भूलना इसको। तो कार्बन की देखो 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है और हाइड्रोजन की 1 है। अब क्या सिर्फ इतने ही एलिमेंट है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नहीं, और भी है, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था कि किस तरह से ये हाइड्रोजन का आइटम देखिए घूमता है अक्रॉस द न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे ही देखिए कार्बन का, देखा कैसे दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना अक्रॉस द न्यूक्लियस, उसका स्पीड इट इज़ 1/10 ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसका 1/10 आप कीजिए, मतलब होगा 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इतना फास्ट कार्बन का, किसी भी कार्बन का ही नहीं, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है, तो काफ़ी फास्ट है। अब नाइट्रोजन का देखोगे तो भी ऐसा ही होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन का देखोगे तो वो भी ऐसा ही होगा, उसके बाद में अगर आप फ्लोरीन का देखोगे तो वो भी ऐसा ही। तो पैटर्न तो सेम ही है, बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होते हैं। उसी को हम क्या किया है, उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मतलब एसिड फॉर्मिंग, हाइड्रोजन मतलब वाटर फॉर्मिंग, है ना। तो उसी की वजह से ऐसे अलग अलग नाम आए हैं एलिमेंट को। अब बात करते हैं ये, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हमने बोली थी? 4 है, तो इसका मतलब उसको 4 एटम लग गए। देखिए ये है मीथेन, तो मीथेन का मैंने 2D फॉर्म भी दिखाया आपको, अब मैं आपको 3D फॉर्म भी दिखा रहा हूँ। देखिए, हाँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, और काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बच्चा लोग, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट अब बात करते हैं केकुले प्रिंसिपल। केकुल नाम का एक काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट हमारे केमिस्ट्री में होके गया है। उसने बहुत सारी थेरीज दी है। तो उसने कैटेनेशन की भी थेरी उन्होंने दी, उसके बाद में बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसके उसके बारे में भी उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दिया। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला उन्होंने बताया कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, जो कि हमने अभी अभी देखा। उसके बाद कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन एक्चुअली उनको कैसे पता चला? एक्चुअली हुआ क्या था कि वो ये जानना चाहते थे कि हाउ द कार्बन बाइंड्स टू अनदर, एक कार्बन दूसरे कार्बन को कैसे बाइंड होता है। तो ये आपको उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही वो टहलते टहलते जब गए तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक कैक्टस है, वो कैक्टस का आप देखोगे क्या होता है कि एक छोटा सा, एक छोटे 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 टुकड़े टुकड़े में बंधा होता है ना, एक को दूसरा, दूसरी को तीसरा सा लगा होता है। तो उनको क्लिक हुआ कि भैया कार्बन भी तो ऐसे ही ब्रांच होते होंगे। तो इसीलिए जो जो कनेक्शन है कार्बन कार्बन का, उन्होंने रिलेट किया कैक्टस से, और उसीलिए वो वर्ड आया कैटेनेशन, कैक्टस से कैटेनेशन। अब मतलब क्या होगा कि वन बाय वन, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसा लिंक होता होगा कार्बन। ओके, और जो एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। ठीक है, क्लियर? कार्बन की ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा कितना चाहे उतना लंबा कार्बन बन सकता है। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट है तो सल्फर है, सल्फर कैन फॉर्म 8, वो 8 जो उसके सल्फर के एटम्स है, उसको एलिमेंट है, उसको लाइन में लगा सकता है ना।
उसके बाद फॉस्फोरस है 4 होता है, ऑक्सीजन है उसके 3 होते हैं, ओजोन है ना। तो अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन, कार्बन को ये चीज़ काफ़ी यूनिक बनाती है। और उसी के चलते हमें कार्बन के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के लिए हमें अलग सा डिपार्टमेंट निकालना पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। उसके बाद मैं आपको और बात बताऊं कि ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना, वो सिंगल ही हो सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो कैसे बनेंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल? तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल के लिए 4 और ट्रिपल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। देखिए ये कैसा बना, देखिए पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल, ट्रिपल, है ना। तो कैसे बन रहे? तो पहले में आप देखना कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब कार्बन कार्बन ट्रिप नो 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्या कार्बन के बीच में? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन है ना, वो मतलब जो भी बॉन्ड बनता है वो डायरेक्शन के साथ बनना चाहिए। लेकिन चौथा बॉन्ड बनेगा तो वो डायरेक्शन लेस एस ऑर्बिटल के साथ उसको ये करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि सिर्फ सिर्फ 3 बॉन्ड तक ही बन सकते हैं। ओके, अब सिंपल सी बात है ना कि देखिए सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। सिग्मा बॉन्ड तो बनने के बाद अब क्या होगा, उसको पाई बॉन्ड बनाना है। पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ हम क्या मैक्सिमम पी और पी ऑर्बिटल यूज़ कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल तो यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब चौथा बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अब 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। अब लेकिन वो 4 वैलेंसीज है तो कि वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होनी है क्या? ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, हमने अभी अभी देखा लास्ट स्लाइड में। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे अल्केन, डबल होगा तो उसको बोलेंगे अल्कीन, जब ट्रिपल होगा तो उसको बोलेंगे अल्काइन, और अगर 2 डबल बॉन्ड है उसको बोलेंगे डाइन, है ना। तो हर किसी का देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम सिंगल बॉन्ड को देखेंगे तो उस ओ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद आप देखोगे कि डबल बॉन्ड में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो इसको sp2 बोला जाएगा। बाद में ट्रिपल बॉन्ड के साथ देखिए आप, ट्रिपल बॉन्ड में क्या दिख रहा है आपको कि 2 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा? sp रहेगा। उसका उसका शेप है वो लीनियर है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, उसको हम स्टेप बाय स्टेप हर किसी को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सब इंट्रोडक्शन चल रहा है कि वो sp3 कैसे बनता है, sp2 कैसे बनता है, sp कैसे सर। तो वो हर किसी का कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको क्या ट्रिक है, वो सब आपको उसके बाद पता चलेगा। अभी तो सर इंट्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन मतलब क्या है कि उसका पोजीशन के हिसाब से वो कहाँ पे अटैच है। तो देखिए एक होगा प्राइमरी, उसका सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो किसके हिसाब से ये? अब प्राइमरी को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उस कार्बन को सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसका मतलब उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन है। अब 2 नंबर का कार्बन को ऑब्जर्व कीजिए, उसको लेफ्ट में और राइट में एक ही कार्बन है क्या? है, उसका मतलब वो क्या हो गया? सेकेंडरी। अब 3 नंबर के कार्बन को देखिए, वो नीचे एक, साइड में 2, मतलब इस तरफ राइट और लेफ्ट को, तो इसका मतलब 3 कार्बन को अटैच है ना। उसके सराउंडिंग में 3 कार्बन है, इसका मतलब टर्शियरी बन गया। उसके बाद में आप देखो 4 नंबर का कार्बन, जिसको चारों साइड से, चारों दिशाओं से क्या हुआ है? एक एक कार्बन लगा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज़ क्वाटरनरी। तो आपको क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजरली 2 क्लास में क्लासिफाई होता है, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एलिफैटिक भी बोलते हैं, ओके। और उसके बाद में क्लोज चेन को हम रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं। अच्छा, ओपन चेन को और भी एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब क्या है कि वो साइकिल नहीं, सिंपल वर्ड में। तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड लिखना मेरा रह गया है, दैट इज़ एलिफैटिक। आप लिखो, वो एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। अब ये एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स है ना, दे आर इन 2 टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसको मैं सेपरेट आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा, कौन सैचुरेट होता है, कौन अनसैचुरेट होता है। क्लोज चेन में क्या होता है, उसमें 2 है, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है कि जिसमें सेम कार्बन, सेम एलिमेंट होंगे, जैसे कि कार्बन ही रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कार्बोसाइक्लिक भी उसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन ही होंगे। लेकिन हेट्रो में क्या हो सकता है? हेट्रो में
कार्बन के अलावा, कार्बन तो होगा लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ और मतलब क्या, कि नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो भी आपको एक एक करके दिखा दूंगा। अब ये कार्बोसाइक्लिक या ये हेट्रोसाइक्लिक, वो भी दो टाइप में और डिवाइड होगा, एक होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का है, अभी एरोमेटिक तो काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, तो उसको मैं अलग सा मैं इसके उसका एक मेरे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है, लेकिन फिर भी जीओसी के अंदर उसको मैं और एक नए फॉर्म में आपके पास और वीडियो बना के भेजूँगा। अब ये यहाँ तक हम आए थे कि कार्बोसाइक्लिक में एक बना एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में दो है, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। इसका मतलब क्या होता है, बेंजोनाइट मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर रहेगा उसमें, इसमें एक दो तीन बेंजीन से रह सकते हैं। लेकिन नॉन बेंजोनाइट का मतलब है कि वो बेंजीन नहीं है, बेंजीन के अलावा और कुछ रहा तो उसको नॉन बेंजोनाइट बोला जाएगा। क्लियर बात है ना, काफ़ी सिंपल है। आगे चलते हैं। ये देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड, कौन कौन है सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले है इथेन है, उसके बाद में आप देखोगे प्रोपेन है, 3 नंबर का कंपाउंड है ब्रोमो इथेन या फिर उसको इथाइल ब्रोमाइड बोलिए। बाद में इथेनॉल है, इथिल अल्कोहल, और आखिरी वाला ईथर है। तो ये सब आप देखोगे हर जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें है ही नहीं। तो इसको सैचुरेटेड बोला जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और कितना सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि हमारा भी मॉरल बूस्ट हो और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचा पाए। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड में कौन से क्लास आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक मैंने टेबल बनाया है, और आपको भी ये टेबल आप चाहे तो लिख लीजिए या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो क्लास, उसके बाद में उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में उसका जीएफ। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब होता है, कुछ लोग बोलेंगे सर गोल्ड फ्लैग, ऐसा नहीं। तो इट इज़ ओनली जनरल फार्मूला। तो देखिए ये है अल्केन, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आर एच, और उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। उसके बाद में आप देखिए अल्कोहल, अल्कोहल इज़ ROH, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में देखना उसका क्या है जनरल फार्मूला, CnH2n+1 OH। अब ईथर, ईथर के बारे में देखिए ROR। उसके बाद आप देखेंगे अमाइन, RNH2। उसके बाद देखेंगे आप थायोल, RSH। उसके बाद देखेंगे आप अल्कील हालाइड। तो आप देखना कि हर जगह पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई की है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा आपको। आप मैंने सारे के जब जारे भी जितने भी कंपाउंड है उन सब के रिप्रेजेंटेशन और जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, आप ये लिख लिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो देखिए इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक, उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो अब देखना ये क्या है रे, इथिलीन या उसको इथिन भी बोलते हैं। इथिलीन या इथिन इज़ वाइडली यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो हाँ, केमिकल्स बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होना है। ये एसिटिलीन है, इसको हम लोग को वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ओके, ये प्रोपाइन, उसके बाद में आप प्रोपिन देखो डबल बॉन्ड है, प्रोपा 1,2 डाइन, ब्यूट 1,3 वाइनी, है ना। ये सब क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। अब इसके नॉमेनक्लेचर पे मत जाइए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के लिए अलग सा सेगमेंट होगा ना। अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि सर ये आपने लिखा है ब्यूट 1,3 वाइनी, तो वो इन को मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है या फिर ट्रिपल बॉन्ड को है, कैसे आप पता करते हो। तो उसके लिए तो सीक्वेंस है, अब उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्योंकि फिर ये वीडियो तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने बोला कि आज सिर्फ हम देखेंगे कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उसके बाद फिर उसके नाम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में देखते हैं एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए अल्कीन्स है, हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए डबल बॉन्ड है उसमें। अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, वहाँ पे एक चीज़ हो गई है, वो गलत हो गया है, वो जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके अक्रॉस कार्बन की वैलेंसी गलत होगी, वो आप करेक्ट कर लेना। वो CH नहीं है, वो सिर्फ C होना चाहिए, और आखिर में CH तो नहीं, सिर्फ CH होना चाहिए।
उसके बाद में देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो वो भी अनसैचुरेटेड है। कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, अमाइड में। सब लोगों का मैंने क्या कर दिया है, जनरल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन लग दिया, लिखा दिया। सिर्फ उसमें अल्काइन का आप करेक्ट कर लेना, अल्काइन में आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसा लिखना, ठीक है। चलिए, असाइल हैलाइड भी है। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बाकी अभी तक हमने देखा ओपन चेन, अब क्लोज चेन की बारी है। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ सेम टाइप ऑफ ही रिंग होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम। जैसे कार्बन देखिए, ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन है, ओके, साइक्लो हेप्टेन। तो ये इसके नाम भी मैंने दिखा दिए हैं आपको। ये देखिए, ये साइक्लोपेंटेन। अभी ये 8 कार्बन का है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। तो कोई डिफिकल्टी जा रहा है, जितने कार्बन उसके हिसाब से नाम है। तो नाम के लिए तो डोंट वरी, क्योंकि उसके लिए अलग से सीरीज तो मैं दे ही रहा हूँ। तो जितने भी कार्बन है उसके हिसाब से नाम, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, है ना। इस तरह से आपको तो ये 10वीं तक तो हो ही गया है ना, 10 कार्बन तो आपको पता ही है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक में क्या होना है कि उसमें कार्बन के अलावा कुछ होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया था, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। सिलिकॉन की भी हमारे पास कंपाउंड है, हाँ, फॉस्फोरस के भी है लेकिन काफ़ी कम, वेरी रेयर। तो ये है, इस कॉल एज अ फ्यूरैन, ओके। दूसरा है, इट इज़ अ कॉल एज अ पायरॉल, ओके। उसके बाद ये है, देखिए, इज़ अ पायरिडीन। ये है इस कॉल एज अ पायरैन, हाँ। ये सब के यूजेस ये कहाँ कहाँ पे आते हैं, मैं आपको जैसे जैसे मौका आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ये देखिए, अभी मैंने बहुत सारे अलग अलग हेटेरो आइटम्स का सीरीज़ दिया है। तो इसके अलावा मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना बच्चा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसके इसके बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता। देखिए, ये है इमिडाज़ोल, ये है थायाज़ोल, ये है ऑक्साज़ोल, उसके बाद में ये है पायराज़ोल। अब ये आखिरी है, इसे ट्रायाज़ोल, क्योंकि 3 है ना उसमें नाइट्रोजन, तो ट्राई मतलब 3 और आज़ा मतलब नाइट्रोजन, तो ट्राई। अब मैं आपको और भी क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक का भी नॉमेनक्लेचर आता है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। तो वहाँ पे 3 मेंबर की रिंग हो तो उसको क्या बोला जाएगा, 4 को हो तो क्या बोला जाएगा, 5 हो तो 6 हो तो उसके बाद सिर्फ रिंग के साथ ही नहीं, तो रिंग में नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से भी नॉमेनक्लेचर बनता है, अलग अलग चीज़ें उसमें होती है। तो उसके लिए तो ये तो हायर केमिस्ट्री है ऑब्वियसली, ये आपके सिलेबस में JEE में भी नहीं है और नीट में भी नहीं है। तो दैट इज़ फॉर IIT जैम और CSIR नेट के लिए वो है। तो वो ये वीडियो मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री का, उस सब में आपको काम आएगा ये। उसके बाद में देखिए, ये सैचुरेटेड है, अभी तक हमने देखा था वो अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक था। अभी इसमें क्या है, इसमें सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका नाम क्या है, दिस कॉल्ड एज अ पी पिरिडीन, टेट्राहाइड्रोपायराइन, उसके बाद में है पायरोजोलिडीन। तो ये नाम कैसे आए, क्यों आए, उसका भी ऑब्वियसली ये उसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से सिंप्लिसिटी इज़ द आवर की, हम काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो हमारे मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद आपको और भी एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन का, तो देखिए ये थायोपायरेन है, ये सिलेन बोलते हैं, इसको सिलाबेंजीन भी बोलते हैं, हाँ। आप देख लेना, ये खास करके डैंड्रफ वाली जो कंपाउंड जो भी प्रिपरेशन है ना उसमें हम यूज़ करते हैं। और ये फॉस्फिनीन। उसके बाद बात करते हैं, ये है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है ना, एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफैटिक और साइक्लिक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब साइक्लिक में तो दोनों है, होमो भी है, हेट्रो भी है, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो एलिसाइक्लिक, इसका जो मीनिंग है कहाँ से आया है, ये एली का मतलब एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। एलिफर, एलिफैटिक कहाँ से वर्ड आया, वो भी मैं आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखाया मैंने। एलिफर, एलिफर मतलब फैट, तो फैट को ही हम एलिफर बोलते हैं। तो देखिए, आप देखिए नीचे देखना कि मैंने एक रिंग स्ट्रक्चर निकाला है और बाद में ऊपर एक ओपन चेन, तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाएगा एलिसाइक्लिक। तो ये है 3 मिथाइल प्रोपिलिडीन, तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, है ना। सो ऑल दिस कंपाउंड्स आर कम्स अंडर एलिसाइक्लिक। तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। तो जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रहा होगा
तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. सो दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, दिस माई ईमेल आईडी. आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. एनीथिंग. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. एंड कल के सीरीज़ में, कल के लेक्चर में आपको मैं होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में बताऊंगा. थैंक यू.